गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन प्रविधियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन के प्रविधियों की भूमिका क्या है। तो आइए देखते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले हम एक उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। यही कार्य हिंदी शिक्षण की प्रक्रिया में भी होती है। एक अध्यापक अपने हिंदी शिक्षण का एक उद्देश्य निर्धारित करता है, जैसे मात्राओं का ज्ञान कराना, वाचन की प्रक्रिया में सुधार करना आदि। अध्यापक अपने उद्देश्य में कितना सफल हुआ, यह जानने के लिए मूल्यांकन प्रविधियों की सहायता लेता है और यह जानने का प्रयास करता है कि उसका शिक्षण कार्य कितना सफल रहा। अर्थात हमें मूल्यांकन की प्रविधियों से यह पता चलता है कि हमारा जो शिक्षण कार्य है वह कितना सफल रहा है। मूल्यांकन की प्रविधियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है परिणात्मक प्रविधियां और दूसरा है गुणात्मक प्रविधियां। आइए देखते हैं परिणात्मक प्रविधियां क्या हैं। परिणात्मक प्रविधियों से तात्पर्य ऐसा मूल्यांकन जिसमें हम अंक प्रदान कर यह जानने का प्रयास करते हैं कि छात्र अपने कार्य में कहाँ तक सफल हुआ है। अर्थात हम उन्हें अंक देते हैं और अंक के माध्यम से यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो बालक है, जो छात्र है, वह अपने विषय क्षेत्र में कितना सफल है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला है मौखिक परीक्षा, दूसरा है लिखित परीक्षा, तीसरा है प्रयोगात्मक परीक्षा। जो लिखित परीक्षा है वह भी 3 भागों में बटा हुआ है। पहला निबंधात्मक, दूसरा वास्तुनिष्ठ और तीसरा लघुत्तरीय। अब हम दूसरा जो गुणात्मक प्रविधियां हैं उनके बारे में जानेंगे। गुणात्मक प्रविधियां वह प्रविधियां हैं जिसमें शब्दों के माध्यम से उसके गुण और दोष का मूल्यांकन करते हैं। अर्थात छात्र में क्या कमी है और छात्र में क्या गुण है, यह हम गुणात्मक प्रविधियों के माध्यम से जानते हैं। इसके भी अनेक प्रकार हैं, जैसे संचयी अभिलेख, प्रेक्षण या निरीक्षण। नेक्स्ट है प्रश्नावली, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल। अब आगे हम परिणात्मक प्रविधियों और गुणात्मक प्रविधियों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मौखिक परीक्षा। ग्लेडाइट्स ने मौखिक परीक्षा का प्रारंभ किया था। इसे सुकरात ने महत्वपूर्ण स्थान दिया। इस परीक्षा में छात्र से मौखिक रूप से प्रश्न करके उसके अभिवृत्ति की क्षमता एवं उसके आत्मविश्वास को परखा जाता है। मतलब इसमें मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चा जो उत्तर देता है उसके माध्यम से उसकी क्षमता और उसके आत्मविश्वास को देखा जाता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे इसके द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास जागृत किया जा सकता है। दूसरा, निदानात्मक कार्यों के लिए अति उपयोगी है। निदानात्मक कार्य से तात्पर्य वह कार्य, जैसे मान लीजिए बच्चे को कोई समस्या है, बच्चा अगर मात्राओं का ज्ञान उससे सही तरीके से नहीं है तो वो क्यों है, यह हम मौखिक प्रश्नों के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं और निदानात्मक कार्य के पश्चात उसको हम उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से उसकी कमी को दूर करने का प्रयास करते हैं। तीसरा है विचाराभिव्यक्ति, उच्चारण आदि ऐसी योग्यता है जिसका मूल्यांकन मौखिक परीक्षा द्वारा ही संभव है। मौखिक परीक्षा से ही यह पता चलता है कि विचार क्षमता व्यक्ति की कितनी है, बालक की कितनी है। नेक्स्ट है मौखिक परीक्षा द्वारा छात्रों में आत्मविश्वास को सरलता से मापा जा सकता है। नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मौखिक परीक्षा को
सरलतापूर्वक प्रत्युक्त किया जा सकता है। तात्पर्य ये है कि मौखिक परीक्षा जो है वो जब चाहे मौखिक परीक्षा के माध्यम से हम बच्चों के बारे में जान सकते हैं। जिन क्षेत्रों में लिखित परीक्षाओं का आयोजन संभव नहीं है वहाँ मौखिक परीक्षाएं कराई जाती हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी स्थान पे हमारे पास पेज या पेन नहीं है और हमें छात्र से कुछ जानना है, तो वह हम क्या करते हैं, मौखिक प्रश्नों के माध्यम से हम जान लेते हैं। मौखिक परीक्षा के कुछ दोष भी होते हैं, जैसे इस परीक्षा में विश्वसनीयता एवं वैधता का अभाव रहता है। दूसरा, व्यक्तिगत रूप से परीक्षा लेने के कारण समय अधिक लगता है। तीसरा, इसमें पक्षपात की अधिक संभावना होती है। चौथा, मौखिक परीक्षा के आधार पर अंतिम व्यापक और संपूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं होता है। मौखिक परीक्षा में विश्वसनीयता की कमी होती है, क्योंकि बच्चा जो है जब उत्तर देता है या छात्र जो है उत्तर देता है तो वो बार बार उत्तर को बदलता है। एक टाइम आप पूछेंगे प्रश्न तो बच्चा कुछ और बताएगा, दूसरी बार जब वही प्रश्न आप पूछेंगे तो बच्चा कुछ और बताएगा। तो इसलिए यह जो परीक्षा होती है वो विश्वसनीय नहीं होती है। दूसरा था कि व्यक्तिगत रूप से परीक्षा लेने के कारण समय अधिक लगता है, क्योंकि मौखिक परीक्षा जो होती है वो एक एक बच्चे को बुला कर ली जाती है, इसलिए इसमें समय अधिक लगता है। पक्षपात की अधिक संभावना होती है। सभी बच्चों से एक ही प्रश्न नहीं किया जा सकता। कभी कभी होता है कि किसी बच्चे से सरल प्रश्न किया जाता है और किसी बच्चे से कठिन प्रश्न किया जाता है, तो इसमें जो है पक्षपात की अधिक संभावना होती है। नेक्स्ट था कि मौखिक परीक्षा के आधार पर अंतिम व्यापक और संपूर्ण मूल्यांकन संभव नहीं है। सिर्फ मौखिक परीक्षा के आधार पर अगर हम चाहें कि बालक का पूरी तरह से मूल्यांकन करें तो वो क्या होगा, वो विश्वसनीय नहीं होगा। अगला हम देखते हैं लिखित परीक्षा। इस परीक्षण में प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। प्रश्नों का निर्माण परीक्षण के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसके निर्माण के दौरान छात्रों की आयु, रुचि एवं पाठ्यक्रम को ध्यान में रखा जाता है। लिखित परीक्षा में प्रश्नों का निर्माण छात्रों के मूल्यांकन पर केंद्रित होता है। इसके भी कुछ विशेषताएं होती हैं। पहला है, इस परीक्षा के माध्यम से सृजनात्मकता के गुण का विकास होता है, क्योंकि बच्चे को जब वो लिखता है तो वो जैसी कल्पना करता है, जैसी वो सोच रखता है, वैसे ही वह लेखन का कार्य करता है। इसलिए इसमें सृजनात्मकता के गुण का विकास होता है। दूसरा, सुंदर लेखनी का विकास होता है। तीसरा, इसमें बालक का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी होता है। कहा जाता है कि जो चीज़ें याद कर करके लिख दी जाएं तो वो जो है ज्ञान स्थायी होता है। नेक्स्ट है, इसमें बालक के अंदर चिंतन शक्ति एवं ग्रहण शक्ति का विकास होता है। यह क्या है, मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला निबंधात्मक, दूसरा लघु उत्तरीय और तीसरा वास्तुनिष्ठ। इन तीनों प्रकार से आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि आप लोग बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो एग्ज़ाम में आप लोगों के निबंधात्मक प्रश्न भी आते हैं, लघु उत्तरीय भी प्रश्न आते हैं और अन्य जो कंपटीशन के जो आप एग्ज़ाम देते हैं उनमें वास्तुनिष्ठ प्रश्न भी आते हैं। अगला है प्रयोगात्मक परीक्षा। प्रयोगात्मक परीक्षा के अंतर्गत प्रयोग के माध्यम से विषय संबंधित विभिन्न कारणों का परीक्षण किया जाता है। प्रयोग कार्य में छात्रों को आवश्यक उपकरण के साथ दिशा निर्देश दे दिया जाता है। उसमें छात्र उपकरणों का स्वयं प्रयोग करते हुए निरंतर क्रियाशील रहता है। इसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। पहला है, प्रयोगात्मक परीक्षा के द्वारा बालक निरंतर क्रियाशील रहता है। जब बच्चा प्रयोग करता है तो हमेशा कार्य करता रहता है, इसलिए इस कार्य में वह क्या होता है, क्रियाशील रहता है। दूसरा है, प्रयोगात्मक परीक्षा के द्वारा छात्र छात्राओं का मानसिक, शारीरिक व नैतिक विकास होता है। तीसरा, करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है। इसमें क्या करता है कि बच्चा जो है वो खुद से स्वयं से चीज़ों को करता है,
इसलिए उसमें करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है। प्रयोगात्मक विधि बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक होती है। इसमें क्या होता है, बच्चा स्वयं चीज़ों को पहले तो दूसरे से देखता है, फिर उसके बाद सीखता है और फिर करता है। इसलिए प्रयोगात्मक विधि के द्वारा बालक के सभी पक्षों का विकास होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम गुणात्मक प्रविधियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। और आज बस इतना ही। मुझे आशा है कि आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।